गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12th की जियोमेट्री 3D वेक्टर हम लोग कर रहे हैं, 3D जियोमेट्री। और पिछले क्लास में हमने आपको 3D जियोमेट्री के प्लेन का कंसेप्ट बताया था और आज हम चैप्टर 11C के सारे न्यूमेरिकल को पिछले चैप्टर के कंसेप्ट वाइज, पिछले क्लास के कंसेप्ट वाइज हम आपको बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है प्लेन को लेकर के सभी क्लियर होगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समतल के अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइन। आप ध्यान दीजिए, समतल समतल का डायरेक्शन कोसाइन नहीं पूछा गया है और समतल के अभिलंब का डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि समतल का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वह उस समतल के लंबवत रेखा का ही डायरेक्शन कोसाइन, यानी अगर हम कहें इस व्हाइट बोर्ड का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो व्हाइट बोर्ड का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वह व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन बताता है। तो देखिए इसमें हमने बताया। तो अब अगर जनरल फॉर्म में हम प्लेन लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल अगर 0 है, तो देखिए यहाँ पर a, b और c जो बताते हैं वो डायरेक्शन रेशियो को बताएंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो है, तो देखिए a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू, z का कोफिशिएंट 1 है यानी c की वैल्यू 1 हुई। अब आपको अब डायरेक्शन रेशियो पता हो गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है L इक्वल a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो L की वैल्यू 0 होगी, इसी तरह M की वैल्यू 0 और N की वैल्यू जो है 1 होगी। ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन इस प्लेन का। अब इसके बाद इस पर मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी जो होता है, देखिए क्या होगा। हम बताए थे a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अल्टीमेटली लंब की लंबाई होती है। अब ये मूल बिंदु से पूछा गया है तो ये सभी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी d बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें d की जो वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो पहले क्वेश्चन, इसका जो लंब की लंबाई आएगी, अभिलंब मूल बिंदु से जो दूरी होगी वह d इक्वल 2 होगा, -2 होगा। लेकिन हम माइनस सिंबल को रिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये वैल्यू 2 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ax प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का जब डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो यहाँ इस इक्वेशन से कंपेयर हम कराएंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू जो हुई 1, ये दूसरा b है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1 हो गई। अब l जो होता है, l बराबर 1 बाई अंडर रूट 3 होगा, b इक्वल 1 बाई अंडर रूट 3 एंड c इक्वल 1 बाई अंडर रूट 3 हुआ। ये वैल्यू हुई a, b और c की। इसके बाद मूल बिंदु से इस पर जब हम लंब डालेंगे तो देखिए होगा क्या, p बराबर -1 बाई अंडर रूट सभी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल एम एन होगा, सॉरी एल एम और एन की वैल्यू, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज -1 बाई अंडर रूट 3 आर 1 बाई रूट 3। ये डिस्टेंस हुआ। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, तो इस तीसरे क्वेश्चन में सी में जब हम देखेंगे तो सी में ए बी और सी, ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है एंड सी बराबर -1 है। तो L बराबर होगा a बाई अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 2 बाई अंडर रूट 14। इसी तरह से M जो होगा, M इक्वल 3 बाई अंडर रूट 14 एंड N जो होगा -1 बाई अंडर रूट 14। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब परपेंडिकुलर जो मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जाएगा, सॉरी ये नहीं, हाँ सॉरी यही क्वेश्चन है, तो इस पर लंब जो डाला जाएगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो P इक्वल 5 बाई अंडर रूट 14,
ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन डी देखिए, तो डी में क्या है, इसका कोफिशिएंट लेंगे तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 0 है, l जो होगा 0 होगा, m जो होगा 5 होगा और n जो होगा 0 हुआ। अब उस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो p इक्वल 8/√5 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर यानी 8/5, ये टोटल लेंथ हुआ। तो इस तरीके से आप सभी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु तथा बिंदु इतना इतना, ये 3 बिंदु दिए हैं, इन 3 पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी 2 कंसेप्ट बताए थे। आइए देखते हैं। पहले इसमें हम मान लेते हैं कि जैसे ये पॉइंट 3, सपोज ये पॉइंट है, आर्बिट्रेरी हमने ले लिया, ये 0 0 0 हुआ, ये 1 1 1 है ही, और ये 2 3 और -4 है। अब इन तीनों पॉइंट से होकर के हमारा प्लेन पास कर रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे प्लेन का, पूरे जो प्लेन हमको इक्वेशन फाइंड करना है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी का मतलब कि इस पर कोई जो परपेंडिकुलर लाइन है इस प्लेन के, उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अब हम मान लेते हैं इस प्लेन पर एक पॉइंट है x, y और z। तो जब x, y, z इस पॉइंट पर है और मान लेते हैं यहाँ से इसकी, यहाँ पर ये O है और एक ये लाइन होगा, तो लाइन OP अगर हम बोले तो OP का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वह हुआ x -0 और y -0 z -0। अब इस OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो को अगर OP ये डायरेक्शन है, OP का डायरेक्शन रेशियो इनटू इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई, आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल है तो 0 के इक्वल होगा, यानी a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस इक्वल 0 हुआ, यानी ax प्लस by प्लस cz इक्वल 0 हुआ। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन का जो इक्वेशन है, इन ये दोनों पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट को रखते हैं, अगर यहाँ O M n मान लेते हैं इसको m, तो m की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह 1 यानी a प्लस b प्लस c इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। जब ये वैल्यू रखेंगे x की जगह तो 2a और y की जगह 3 तो प्लस 3b और c, यहाँ -4c इक्वल 0, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए a अपॉन माइनस b अपॉन इक्वल c अपॉन, तो a को क्लोज करेंगे -4 और ये -3 ये हुआ, b को क्लोज करेंगे -4 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा -2, c को क्लोज करेंगे 3 -2 ये वैल्यू हुई। तो अब यहाँ से देखिए a अपॉन -7 इक्वल b माइनस कैंसिल होगा अपॉन 6 इक्वल c/1। तो अब यहाँ a b c की वैल्यू आपको दिख रही है, मिल गई। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये वैल्यू आपको अगर इक्वल k हम मान लेते हैं तो a बराबर -7k होगा, a बराबर -7k, b बराबर 6k और c बराबर k होगा। a b c की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर इसको इक्वेशन हम a माने तो इस इक्वेशन में रखिए, तो a की वैल्यू है -7x kx होगा, kx, b की जगह 6k y और c की जगह देख लीजिए 1 है तो केवल kz प्लस kz इक्वल 0। k सभी जगह से कॉमन ले लेंगे तो हमेशा वो कैंसिल होगा, इसलिए आप यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ रखना कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट रखिए। तो यहाँ से वैल्यू जो होगी -7x प्लस 6y प्लस z इक्वल 0, या फिर 7x माइनस 6y माइनस z इक्वल 0। यही आपका वो प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से होकर के पास करेगा।
अब इसका हम एक अल्टरनेट मेथड बताते हैं। एक दूसरी तरीका ये है कि आप खुद सोचिए कि आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। एक पॉइंट चाहिए और उस प्लेन का डायरेक्शन को रेशियो चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए, एक एक बिंदु चाहिए, एक बिंदु चाहिए समतल पर, समतल पर एक बिंदु चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, यानी उस समतल का डायरेक्शन रेशियो, यानी उस समतल के लंबवत जो रेखा है उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देखिए अब इसमें हमने एक वेक्टर मेथड भी बताया था कि आप इन दोनों वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस कर देंगे, अगर हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो वैल्यू आएगी वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप इस मेथड से भी करिए, और जो हमने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट बताया है ए क्रॉस बी करके, उस मेथड से भी करिए, दोनों सेम आंसर आएंगे। देखिए दूसरा जो मेथड है इस क्वेश्चन का, आप पहले खुद सोचिए, यहाँ इमेजिन करिए, कंसेप्ट समझिए। ये प्लेन है, इस पर एक पॉइंट है 0 0 0 यानी ओरिजिन है, एक इसी प्लेन पर पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट इस प्लेन पर हैं, इसी का आपको इक्वेशन निकालना है। तो आप ये बताइए, आप जानते हैं इसका पोजीशन वेक्टर 0 0 0 आई जे के, और इसका 2i 3j -4k -4k है, तो ये -4 होना चाहिए, ठीक है, -4k है, ये इसके पोजीशन वेक्टर हैं। तो अगर हम इस वैल्यू में से इसको अगर घटाते हैं तो ये भले यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसका हो या फिर इसका हो, अब अगर हम इस वैल्यू में से, इस पोजीशन वेक्टर में से ये वाला पोजीशन वेक्टर घटाएंगे तो ये वाला वेक्टर निकल के आएगा, यानी समतल पर हमें एक सदिश मिल गया। इसी तरीके से इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें ये वाला समतल मिला, यानी हमें समतल में दो वेक्टर मिल गए। अब सोचिए अगर कोई प्लेन है, मान लीजिए ये हमारा कोई एक प्लेन है, इस पर आपको दो वेक्टर पता है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, बस ये है कि ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है। अब हम एक टेक्निक लगाएंगे, इन दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो सर्टेनली इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, तो वो निश्चय ही इस पर जो ऐसे लंबवत आएगा वेक्टर, और हमें जरूरत भी है उसी की। जब जैसे ही हमें परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो देखिए जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया है ये है। अब इस वेक्टर की सहायता से हम बता सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका डायरेक्शन रेशियो -7, 6 और 1 है। आप मैच करा लीजिए, यहाँ से भी -7, a बराबर -7, b इक्वल 6 एंड c इक्वल 1 वैल्यू आ रही है। तो आप किसी तरीके से, आपका मेन अचीवमेंट होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए कि हम उस जो प्लेन का इक्वेशन निकालना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करें। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समतल का समीकरण बताइए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, एक पॉइंट आपको पता हो गया जो कि मूल बिंदु से जा रहा है तथा मूल बिंदु से तथा 7 मात्रक की दूरी पर है, सॉरी वो मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, मूल बिंदु से उस प्लेन की जो दूरी है वो 7 मात्रक है, और वह जो प्लेन है इस वेक्टर पर लंब है। तो प्लेन पर जो वेक्टर है वो ये है, यानी कि हमें एल एम एन की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। तो देखिए अगर मान लेते हैं वो समतल यही है और इस समतल पर लंब सदिश ये दिया हुआ है, यानी कि समतल का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, उस समतल का जो डायरेक्शन रेशियो है a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हमें समतल का a b c पता हो गया तो हम एल एम एन भी निकाल सकते हैं। एल बराबर 3/√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये हुआ, यानी 3/√25 और 9 34 होगा, और 34 और 36 25
25 9 34 और 34 36 4 40 30 70 यानी √70 ये वैल्यू हुई एल की। इसी तरह एम जो होगा, एम होगा 5/√70 एंड एन जो होगा, एन की वैल्यू जो है -6/√70। अब एल एम एन हमें पता हो गया, तो एल एम एन के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है समतल का समीकरण एल एम एन के फॉर्म में होता है LX + MY + NZ इक्वल डी, जहाँ की डी जो है मूल बिंदु से समतल की दूरी है। तो अब इसमें सभी वैल्यू रख लीजिए। तो एल की जो वैल्यू है 3/√17x प्लस एम की जगह 5/√70y प्लस जेड की जगह -6z/√70 इक्वल डी। डी जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो आप देख रहे हैं वो दिया हुआ है 7 मात्रक है, तो इक्वल 7 करेंगे। ये सभी वैल्यू आप वहां रख लीजिए। 3x + 5y - 6z इक्वल 7/√70। ये आपका इक्वेशन है उस प्लेन का जो हमें चाहिए। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से ये सवाल भी है, तो इसका भी देखिए। इस समतल पर ये लंब है, यानी a = 2, b = -3 और c = 6 है। तो जो l की वैल्यू होगी 2/√4 + 9 + 36 यानी 7, दैट इज 2/7। m जो होगा -3/7, n होगा 6/7। अब l m n की वैल्यू पता है और d जो दिया हुआ है, d दिया है 10 इकाई, यानी LX + MY + NZ इक्वल d। इसमें l की जगह हम रखेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू 2/7x प्लस 2/7, m की जगह माइनस है तो -3/7y और प्लस 6/7z इक्वल d। d की जगह हम 10 रखेंगे क्योंकि दूरी मूल बिंदु से 10 इकाई है। अब 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x - 3y + 6z इक्वल 70। यही आपका रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर ले रहे हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, 5th क्वेश्चन है। आपको उस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी कराया है, आप उसमें देख लीजिएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने उसी लेक्चर में कराया था, लेकिन वहां पे थोड़ी सी गलती हुई थी। आप इसमें भी देख लीजिए और उसी प्रोसेस से आप पहला वाला क्वेश्चन भी करिएगा। देखिए आपको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि ये 3 पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं 1 1 0 ये पॉइंट है, 1 2 1 ये पॉइंट है, -2 2 और -1 ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। हम मान लेते हैं इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो है a b और c है। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो मतलब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो। अब इसके बाद हम मान लेते हैं इसी प्लेन पर एक पॉइंट है x y और z। तो जब x y z इस पर है तो इसका यहाँ से इस पॉइंट को मिलाने वाला एक लाइन है। इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा x -1 होगा और y -1 होगा और z -0 दैट इज z होगा। अब इस डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई अगर a के साथ करें प्लस b के साथ करें प्लस c z करें, ये जीरो होगा क्योंकि आप पढ़े हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होता है फॉर परपेंडिकुलर केस। अब इसमें हम ये पॉइंट हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसके बाद ये जो प्लेन का इक्वेशन है, यह प्लेन का इक्वेशन जो दो अन्य पॉइंट बचे हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ रखते हैं वैल्यू इसको। तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो ये 0a हुआ और यहाँ y की जगह जब 2 रखेंगे तो प्लस b हुआ और z की जगह 1 रखेंगे तो प्लस c इक्वल 0। ये पहला इक्वेशन। अब इसको रखेंगे तो -2 है तो -2 और -1 -3a और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये केवल b हुआ और यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो -c इक्वल 0। अब हम लिखेंगे a अपॉन -b अपॉन c अपॉन। तो यहाँ देखिए a वाला क्लोज हुआ, यहाँ पे वैल्यू हुई -1 और ये वाला वैल्यू -1, फिर यहाँ -b है ये क्लोज होगा 0 हुआ और ये -3 हुआ, माइनस माइनस +3 हो गया।
अब इसके बाद सी वाली वैल्यू देखते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा या 0 और इसका माइनस माइनस प्लस 3 होगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है -2, बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू है -3। पिछले लेक्चर में यही गलती हुआ था, हमने +3 ले लिया। सी की वैल्यू जो है 3 है। अब ए बी सी की वैल्यू उठा करके हम पहले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो ए की जगह है -2 x -1, फिर बी की जगह है -3 y -1 प्लस सी की वैल्यू है 3 z इक्वल 0। अब इसमें देखिए -2x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 3z इक्वल 0, दैट इज -2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल 0, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल 0। तो इस तरीके से आप देखिए कितनी आसानी से हम प्लेन का इक्वेशन 3 गिवन पॉइंट से निकाल ले रहे हैं। आप इसको वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, आप करिएगा। तो आपकी बुक में जो प्रोसेस है आप उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये विद कंसेप्ट है। आपको इससे करने से पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि उस सदिश 0 0 0 से जाने वाले सदिश और इतना के समांतर सदिश। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये जो वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर। आपको उस समतल का समीकरण निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के समांतर हो, यानी इस तरीके से आपको निकालना है। और ये जो प्लेन है ये 0 0 0 से पास करना चाहिए। मान लीजिए हमारी उंगली 0 0 0 है, तो ये जो वेक्टर है प्लेन है यहाँ से जाए और इन दोनों वेक्टर के समांतर यानी इस तरीके से समतल जाए। इस तरीके से समतल का समीकरण निकालना है। तो अब हम इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस करेंगे तो समतल के लंबवत वेक्टर निकलेगा। तो हमने क्रॉस किया तो समतल के लंबवत वेक्टर निकल गया, यानी कि हमें ए बी और सी, प्लेन का ए बी सी हमें पता हो गया। और ये 0 0 0 से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन ये होता है। इसमें हमने वैल्यू रख ली तो अल्टीमेटली ये इस तरह का वेक्टर हमें फाइंड हुआ जो कि प्लेन का इक्वेशन है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर r टाइम्स आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r डॉट होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर 0 दिखा रहा है। तो r डॉट -2i प्लस 29j और प्लस 11k इक्वल 0। इस फॉर्म का आपको मिलेगा। ये वेक्टर फॉर्म है और एक कार्टेशियन फॉर्म है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दिया है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि वेक्टर r में से जो सब्ट्रैक्ट होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। वेक्टर r में से सपोज अगर वेक्टर r है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर होता है। और इसके बाद जिससे डॉट होता है ये इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का वेक्टर होता है। तो देखिए इसमें डॉट हुआ यानी ये परपेंडिकुलर लाइन का वेक्टर है, तो इसमें इसका कोफिशिएंट ए बी सी को बताएगा। यानी प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू ये हुआ। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और देखना है, समझना है, तो वेक्टर r इक्वल हम मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आप यहाँ रख करके डॉट करिए तो वेक्टर r यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का डॉट करेंगे जब हम i प्लस जे माइनस के कैप के साथ, तो अल्टीमेटली x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू, यही आंसर आएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसी तरह से इस वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म 2x, देखिए यहाँ भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल 1। इसी तरीके से यहाँ लिखिए, यहाँ भी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट यानी s माइनस 2t x प्लस 3 माइनस t y प्लस 2s प्लस t z इक्वल 5। तो इस तरह से ये इक्वेशन हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में हमने चेंज किया। आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सदिशों इस बिंदु से जाने वाली तथा सदिश इतना और इतना के समांतर। तो
तो बिल्कुल हमने जैसे 6th क्वेश्चन नंबर बताया था कि आपके लिए दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर से होके जाना चाहिए और एक ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 5 -1 और 3, ये 5 -1 और 3 है, इस पॉइंट से जाए और इन दोनों वेक्टर के पैरेलल रहे, इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, इसके परपेंडिकुलर सपोज मान लेते हैं ये वेक्टर हुआ। अब ये वेक्टर जो है इस तरीके से होगा तो ये इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से जाएगा। तो जैसे ही हमने क्रॉस किया, क्रॉस से हमें ए बी और सी की वैल्यू पता हो गई और ए बी सी और एक पॉइंट हमें पता था, तो हमें पता है प्लेन का इक्वेशन होता है ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 इक्वल 0। तो इसी पर हमने वैल्यू रखा और सिमिलर वैल्यू फाइंड हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में दो पॉइंट हैं P और Q जिसके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो ऐसा आपको समतल निकालना है जो कि बिंदु Q से होके जाए और P Q पर वो लंब हो। तो अगर ये P है ये Q है तो P माइनस Q करेंगे तो वेक्टर PQ निकलेगा। वेक्टर PQ बराबर Q माइनस P, ये सभी को पता है। अब हमें ये वाला वेक्टर पता हो गया, इस वेक्टर पर लंब हो वह प्लेन, यानी कि इस वेक्टर पर लंब हो, यानी यही वेक्टर है जो कि समतल पर लंब होगा। समतल पर लंब है यानी कि यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू पता हो गई। अब हमें एक पॉइंट दिया है कि क्यू से जा रहा है, तो क्यू हमारा ये पॉइंट हुआ और एक पॉइंट से जाने वाला और ए बी सी वाला जो प्लेन होता है, हम कई बार बताएं आपको, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 इक्वल 0। इसमें वैल्यू रखेंगे, आपको रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन फाइंड हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। कहा जा रहा है कि वह समतल आप निकालिए जो कि इस पॉइंट से होकर के जाए और इन दोनों प्लेन हैं, दो प्लेन का इक्वेशन है, उसका जो इंटरसेक्शन है जहां पर दोनों कट करेंगे उस लाइन पर परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन निकालना है। आप इसको समझिए, मान लीजिए एक प्लेन हमारा ये है, एक हमारा प्लेन ये हुआ और दूसरा प्लेन ये हुआ। ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं, आप देखिए ये कट कर रहे हैं तो एक ये लाइन है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर आपको प्लेन निकालना है, यानी आपको ऐसा प्लेन निकालना है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो, यानी इस टाइप का हो। देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ और यह पॉइंट इतने से प्लेन पास करना चाहिए, यानी इस पर जो परपेंडिकुलर है, वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन होंगे लेकिन आपको वह प्लेन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास करें और इनके जो है इंटरसेक्शन लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए अब मान लेते हैं हम इस पर एक वेक्टर आपको गिवन है ये और एक इस पर भी वेक्टर गिवन है। तो इस पर अगर गिवन है ये प्लेन दिया हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर हमको पता हो गया और इसका परपेंडिकुलर पता है। अब ये दोनों जो प्लेन हैं, सॉरी वेक्टर है, इसका अगर क्रॉस करेंगे तो वो जो क्रॉस आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वही जो डायरेक्शन आ रहा है वही उस प्लेन का कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसलिए हमने क्रॉस किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड हुई और इसको एक पॉइंट से जाने वाले और ए बी सी वाले प्लेन का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको इस तरीके से करने से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारे हिसाब से आपको यही प्रोसेस करना चाहिए। आप इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से जाने वाला तथा दो प्लेन आपको दिया है और उन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए फिर वही केस है, आप फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर ये दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, आपको वह प्लेन निकालना है जो कि दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए वह केस ऐसा ही होगा। ये देखिए प्लेन हमारा जो है दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है, आप इस साइड से भी देख सकते हैं। तो इस प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो इस प्लेन का इक्वेशन कोई भी प्लेन हो सकता है लेकिन वह उस प्लेन का निकालना है जो कि इस पॉइंट से होकर जा रहा है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां से जा रहा है और इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इस पर एक कोई वेक्टर है आपको गिवन है ये और इसका जो है एक वेक्टर गिवन है ये, इन दोनों का फिर हम क्रॉस करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा और वही जो है डायरेक्शन कोसाइन। अब वो डायरेक्शन रेशियो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का है, तो हमने ए बी सी फाइंड कर लिया और एक पॉइंट से जाने वाला और ए बी सी डायरेक्शन को रेशियो वाला जो प्लेन का इक्वेशन है हमने लिखा और अल्टीमेटली ये आया। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बिल्कुल 11 पिछले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। जैसे उसमें दोनों दो प्लेन दिए थे, उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन या फिर दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना था। तो आप पहले उस प्लेन पे के दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे, तो ये जो वेक्टर आएगा हमें रिक्वायर्ड प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हुआ। अब ए बी सी हमें पता है, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी वाले और x1 y1 और z1 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन जो होगा x माइनस x1 a टाइम्स b y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल 0। इसमें हमें a b c भी पता है, x1 y1 z1 भी पता है। वैल्यू रख करके हमने अल्टीमेटली प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको उस समतल का समीकरण दिखाना है जो कि यहाँ से जाता है इस बिंदु से, और उस समतल पर ये अभिलंब है। यानी एक समतल आपका, ये इक्वेशन इसका निकालना है जो कि एक गिवन पॉइंट से जाता है, और इस पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका इक्वेशन दिया है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर से हम ए बी सी निकालेंगे, x1 y1 z1 है। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन होगा यहाँ से ए इक्वल है 1, बी इक्वल 1 एंड सी इक्वल -1, और x1 y1 z1 है। तो हम जानते हैं a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0 है। a की वैल्यू देखिए 1, x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू देखिए 1 है, y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, प्लस c की जगह -1 है, और z माइनस 2 है तो प्लस 2 हो गया इक्वल 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड, और ये वैल्यू -1, ये 0 है, -1 है, और ये -2 दैट इज -1 यहाँ और -2 यहाँ दैट इज -3 इक्वल 0। ये तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म का है। अब अगर आपको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ये वाला जो वेक्टर का फॉर्म का इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म को जो हम लिखते हैं, तो ये इक्वल 3 होगा r डॉट दिस टाइम्स, यानी वेक्टर r डॉट ये 1i होगा प्लस j माइनस k टाइम्स इक्वल 3। ये कार्टेशियन फॉर्म एक है और एक वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये a इक्वल 1, b इक्वल -2, c इक्वल 1 है, a b x1 y1 z1 है। तो अल्टीमेटली देखिए वैल्यू क्या होगा, a x माइनस 1 प्लस b की जगह -2, y माइनस 4 प्लस c की जगह 1, और z माइनस z1, z की जगह z माइनस z1 यानी 6 इक्वल 0 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2i और प्लस z हुआ, और यहाँ -1 और ये +8, तो -1 प्लस 8 और -6 इक्वल 0। तो x माइनस 2i प्लस z, और 8 में से जब 7 जाएगा तो 1 बचा इक्वल 0। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो r डॉट इसी को i j के फॉर्म में लिखिए, i माइनस 2j प्लस k कैप प्लस 1 इक्वल यार -1, ये वैल्यू लिख लीजिए। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है और एक वेक्टर फॉर्म है। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। इस वेक्टर फॉर्म में ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट का जो वेक्टर है यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी वेक्टर आर माइनस ये वाला वेक्टर करेंगे, यानी आई माइनस 2j कैप, ये वेक्टर रहेगा। इसके बाद हम डॉट करेंगे इससे। इसी तरह यहाँ पर भी जिस बिंदु से पास हो रहा है, तो r में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट, यानी वेक्टर r माइनस आई प्लस 4j प्लस 6k कैप, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस पूरे वेक्टर का डॉट करेंगे, तब इक्वल 0 करेंगे, या फिर जो वैल्यू है तो यहाँ इक्वल 1 है तो 1 कर लेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। आपको कार्टेशियन से जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i j k के साथ a b c की वैल्यू वाले के साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट एक जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको r में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तब तो r डॉट ही केवल होगा, अदरवाइज आपको सब्ट्रैक्ट करके तब लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इसमें ये प्लेन है, इस प्लेन द्वारा तीनों एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काटा गया है।
तीनों तो अंतःखंड कितने हैं, तो हम जानते हैं कि ये समीकरण जो है अंतःखंड रूप का है। और इस तरह का अगर हम बनाए तो ए एक्स पर ए कटता है, वाई पर भी और जेड पर सी। तो इसमें हम देखिए डिवाइड करते हैं तो एक्स 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5 इक्वल 1 है। अब इसमें x को ऊपर रखना है, यानी x/5/2 प्लस y/5 प्लस z/-5 इक्वल 1 हुआ। अब ये वैल्यू हुई a की, ये b की और c की। तो यहाँ x अक्ष पर जो अंतःखंड है वो 5/2, y अक्ष पर अंतःखंड है 5 का और z अक्ष पर जो अंतःखंड है -5 का। तो इस तरह से आप अंतःखंड की लंबाई निकालिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो कि y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटती है और वह ZOX के समांतर है। तो आप देखिए अगर ZOX के समांतर होगी तो ZOX के अगर समांतर है इसका मतलब न तो x अक्ष पर कुछ कटेगा न तो y अक्ष पर, यानी x और y अक्ष पर कुछ भी नहीं कटेगा। तो 0 हुआ a की वैल्यू, b की वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा y = 3। यही वो इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड है, जो पूछा गया है। इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु से आपको एक प्लेन दिया गया है, उस पर लंब डालेंगे तो जो लंब का निर्देशांक है पाद ये है, इसका निर्देशांक पूछा गया है। तो आपके बुक में एक मेथड दिया हुआ है, आप उसको प्रीफर करिएगा, आप उससे करिएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक कंसेप्चुअल चीज़ बता रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए और ये अगले चैप्टर्स में भी काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए कंसेप्ट है क्या, अगर एक ये प्लेन है तो प्लेन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन XYZ का कोफिशिएंट होगा। और ये डायरेक्शन कोसाइन कुछ और नहीं बल्कि प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का ही होता है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो ये है जो कि प्लेन के इक्वेशन से हमें फाइंड हो गया, प्लेन के इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं कि जो लंब जीरो मूल बिंदु से डाला गया उसके पाद का निर्देशांक PQR है और ये बिंदु 0 0 0 है। तो अगर ये भी एक लाइन है तो ये भी लंबवत है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो इसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है इसके अनुक्रमानुपाती है, यानी हम मान लेते हैं अनुपाती नियतांक k है तो 2k टाइम्स, और इसका जो है ये वाला y वाली वैल्यू 3k टाइम्स और z वाली वैल्यू 4k टाइम्स हुआ। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है, ये PQR अगर प्लेन में है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने PQR रख लिया, ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं P बराबर 2k है तो P की जगह हम 2k रखेंगे, Q की जगह 3k रखेंगे और R की जगह 4k रखेंगे। तो ये वैल्यू हमें आएगी और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k इक्वल आया 12/29। इसका मतलब P जो है P इक्वल 2 × 12/29 यानी 24/29 और Q बराबर 12×36/29 और R जो होगा R होगा 12×48/29। तो ये हुआ आपके जो लंब डाला गया उसका पाद का निर्देशांक। आप इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसका बी पार्ट है। ये इक्वेशन है प्लेन का, इस पर 0 0 0 से परपेंडिकुलर हमने डाला है तो उसका पाद का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए ये प्लेन है तो इसका ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। मान लेते हैं प्लेन पर कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसका ए बी सी हमें पता हो गया। अब हमने प्लेन पर एक पॉइंट मान लिया पी क्यू आर जो कि मूल बिंदु से डाले गए लंब का पाद है। तो इसका ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी P-0। अब यहाँ मूल बिंदु के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट है तब पर भी हम वही रखेंगे। सपोज अगर x1 y1 z1 होता तो हम यहाँ लिखते P-x1 इक्वल दिस, Q-y1 इक्वल दिस एंड अप टू सो वन। लेकिन यहाँ 0 0 0 है तो हम यहाँ 0 0 0 लिख लिए। तो यहाँ से इसमें अनुपातिक नियतांक k ही होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है तो कुछ न कुछ अनुपातिक मान होगा। तो अब ये मान हमने k लिखा और यहाँ से P, Q और R की वैल्यू यहाँ ला करके सेटिस्फाई कराया और K की वैल्यू आई 6/25। अब देखिए
k की वैल्यू 6/25 है, तो p जो होगा p होगा 0 होगा, q जो होगा 3 × 6/25 दैट इज 18/25. Similarly r will be equal to 4 times of 6/25 that is 24/25. This is the value of the the value of the coordinates of the perpendicular from 0 0 0 that is origin. तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं. देखिए अब इस क्वेश्चन चैप्टर के हम लोग लास्ट पड़ाव पर हैं. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक प्लेन है, इस पर 0 0 0 से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो फिर वही पॉइंट आपको निकालना है. तो देखिए इस प्लेन का ए बी सी जो होगा 1 1 1 होगा. मान लेते हैं ये 1 1 1 कोई एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस पर, और उसी का ये डायरेक्शन रेशियो है. अब इस लाइन ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा p - 0 टाइम्स इक्वल इसके अनुपातिक होगा. तो ये 1 के 1 के 1 के ये वैल्यू हुई. अब यहाँ से हम देखते हैं एक पी क्यू आर इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन के. p + q + r = 1 हुआ. तो ये वैल्यू हमने उठा करके रखा, तो k = 1/3 आया. अब k = 1/3 है, इसका मतलब p = 1/3, q बराबर भी 1/3 और r बराबर भी 1/3 होगा. यानी कि 1/3 1/3 1/3 यही पाद का निर्देशांक होगा जो ये पूछा गया था. इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखिए. आपको एक इक्वेशन दिया प्लेन का, तो प्लेन की इक्वेशन से ए और बी की सी की वैल्यू हमने निकाल ली. मान लेते हैं वो ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है और हमने इस पॉइंट को पी क्यू आर माना. तो अगर ये लाइन ए बी है तो ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा p - 0 और इसके अनुपातिक होगा इस लाइन के अनुपातिक. तो 0 के q - r = 5 के एंड r - 0 = 0 के टाइम्स. तो यहाँ p की वैल्यू 0 हुई, r की वैल्यू 0, केवल q की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. और इक्वेशन में हमने इस पॉइंट को रखा तो ये कंडीशन मिला. अब यहाँ से सभी वैल्यू उठाकर यहाँ रखते हैं, तो k की वैल्यू -8/25 है. अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे तो p जो है 0 मिला, q जो मिला -8/5 मिलेगा और r = 0. यानी ये पॉइंट वही है जो हमें चाहिए था. तो इस तरह से आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है. और आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोग एल एम एन की वैल्यू से पूरे के पूरे इक्वेशन को फाइंड कर ले रहे हैं और आसानी से प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड कर पा रहे हैं जो कि दिए गए कंडीशन के अनुसार हमें निकालना है. तो अब आप देख रहे होंगे कि जो बुक का कंसेप्ट है और जो हम लोगों ने कंसेप्ट किया है उसमें कितना डिफरेंस है. अब अगर बुक के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उसके आंसर भले फाइंड कर जाएं, लेकिन आप कंसेप्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो आपसे हमारा ये अनुरोध है कि आप इन सब कंसेप्ट को समझते हुए चैप्टर को लगाइए. और हम लोग अगले क्लास के लिए भी कुछ कंसेप्ट को डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और आप हमें अगर कोई भी इसमें कमी रह गई हो तो कुछ कमेंट करके हमें बताते रहिए, अपना सुझाव देते रहिए. और ऐसा हो सकता है कि इस पूरे प्रक्रिया में ह्यूमन एरर से हमसे भी कहीं प्लस माइनस हो गया हो, तो उसको ज़्यादा आप लोग गौर ना करिए. हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, इससे हमें भी अच्छा लगेगा. और आप इस सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे जिन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है या फिर ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है उन तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ. आपका ऐसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज का साथ देने के लिए फिर से धन्यवाद. जय हिंद.